Good morning, Bacho. How are you all? So today we are going to start unit number 2, that is kinematics. Okay. Although it was my plan to take some more topic in mathematical tools, but already it's July 17 and we are lagging behind our syllabus. So we will be taking the remaining log or binomial later on. Right now we are just going to begin unit number 2, that is kinematics. So we say मैकेनिक्स, फिजिक्स की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स. ओके, सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, लाइक मॉडर्न फिजिक्स. ओके, सो लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म. सो इट हैज 3 पार्ट: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स and dynamics. Now, what is the difference between statics, kinematics and dynamics? Statics basically means study of an object at rest. ये तो हमें पता है. For example, a person is having very static personality, यानी कि बहुत vibrant personality नहीं है. Static, he is in static position, यानी कि वो रुका हुआ है. तो static का मतलब क्या है? Study of an object एट रेस्ट. ये क्या हो गया? स्टैटिक्स. अच्छा, तो आए काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में दोनों में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में होता है. स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये भी यही है. स्टडी ऑफ an object in motion. But then the question arises, अगर दोनों ये है तो दोनों का नाम या तो काइनेमेटिक्स होता है या डायनामिक्स होता है. ऐसा नहीं है. तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में अंतर क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन तो है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन छोटा छोटा लिख देते हैं. विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन लिखा है. यहाँ पे आएगा while knowing the cause of motion. while knowing the cause of motion. the cause of motion. तो दोनों में अंतर क्या है? काइनेमेटिक्स का स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. डायनामिक्स का स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while knowing the cause of motion. समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे हमें कॉज नहीं पता था. क्या हमने ये यूज़ करा है? हाँ, क्लास 9 में इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो जब हमने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम कॉज कहाँ पता करते थे? किसने धक्का दिया, कितने फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा. तो इसका मतलब वो जो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला पार्ट था वो काइनेमेटिक्स में आता था. वहीं जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर की बात करते थे तब हम ये कहते थे कि हम इतने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तब ऑब्जेक्ट आगे हो जा रहा है. यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा किसमें? डायनामिक्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉज पता है और काइनेमेटिक्स में हमें कॉज नहीं पता है. तो क्लियर? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स लिख लीजिए इसे. तो अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की. काइनेमेटिक्स में भी आपके 2 चैप्टर हैं. पहला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. And the second one is motion in a plane. तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब आप सीधे जा रहे हैं तो आपके क्या क्या आपके फॉर्मूलाज आएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा आएगा. यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं. और मोशन इन ए प्लेन, ये जो प्लेन सरफेस है, यानी कि इसमें हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, इसमें 1 डायमेंशन की बात करेंगे, इसमें हम वेक्टर्स की बात करेंगे. ठीक है, वेक्टर की बात यहाँ भी करेंगे, लेकिन वेक्टर बेसिकली आप ज़्यादातर यहाँ पे समझेंगे क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइप के वेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे इस चैप्टर में. यहाँ आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं, उसमें हल्का फुल्का हमारा चलता रहेगा. लेकिन मेन जो वेक्टर का कंसेप्ट आएगा वो मोशन इन अ प्लेन में आएगा. यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे वेक्टर्स का, वहाँ पे डिटेलिंग आएगी. तो ऑब्वियसली ये अब 2 चैप्टर आए, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के हिसाब से. तो अब हम क्या लिखेंगे? विल बी राइटिंग चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब हम सीधे चल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे स्ट्राइक कर रही है वो क्या है?
सबसे पहली चीज़ जो हमें स्ट्राइक कर रही है, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी, वो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमेशा जब मैं इसमें जाता हूँ एक बेसिक डेफिनेशन हम ले लेते हैं सबसे पहले किसकी, स्केलर और वेक्टर की। लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मुझे बताएं, फिर स्केलर वेक्टर बताएं, ताकि वो कंसेप्ट आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी क्लियर हो जाए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ कवर्ड, ये आपको पता है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं। जितना रास्ता आपने ट्रैवल करा, आप यहाँ से चले गए अपनी सिटी, तो आप अपनी कॉलोनी के बाहर निकले, फिर स्ट्रेट गए, फिर मुड़े, जितना भी आपने टोटल पाथ कवर करा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस। तो टोटल पाथ कवर्ड ये क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो आपने चुना होता है, ठीक हो गया, यही हम बोलते थे। ओके, फिर हम कुछ और भी बोलते थे। डिस्टेंस है तो मीटर में मेजर होगी, ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट है लेकिन डिस्टेंस तो है, तो ये भी किस में होगी, मीटर में होगी, ये हमने बोला। अच्छा, अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। अब आते हैं स्केलर और वेक्टर पे। इसको हम बोलते थे स्केलर, इसको हम बोलते थे वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा लिख लेना आप, इसके बाद आप जाना है स्केलर और वेक्टर पे। इसके बाद हम लिखेंगे स्केलर और वेक्टर, फिर साथ साथ हम इसको भी डिफाइन करते जाएंगे। स्केलर और वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज, कैपिटल से शुरू करते हैं, क्वांटिटीज having only magnitude, quantities having only magnitude, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे quantities having क्या, magnitude और direction दोनों, having magnitude and direction, यानी कि स्केलर क्वांटिटी तो वो हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक नंबर आप समझ सकते हैं, नंबर एंड यूनिट, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन जैसा कुछ नहीं होगा, एक नंबर होगा और एक यूनिट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड का वैसे बेसिक मतलब नंबर है, यूनिट तो एक अलग चीज़ हो गई। तो जब सिर्फ हम नंबर की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जब हम उसमें डायरेक्शन की भी बात करें तो वो आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। एग्जाम्पल मेंशन करते हैं फिर इनमें जाते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, डिस्टेंस, स्पीड और कुछ भी जो आपको लिखें, वर्क एटसेट्रा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। समझ में आ गया। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी मैंने कहा सिर्फ आपका एक नंबर की ज़रूरत होती है, जैसे आपका 20 दैट इज़ अ नंबर, और वहाँ आपको कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर विद यूनिट होता है बेसिकली। यूनिट में इसलिए हटा दे रहा हूँ क्योंकि यूनिट आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ आई जाती है, इसलिए मैंने उसमें यूनिट नहीं लगाया। यहाँ एक नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा जस्ट गिव मी 20 kg फ्लोर, मुझे 20 किलो आटा दे दो। तो आप ये तो नहीं कहते कि ईस्ट की तरफ से दे दो या साउथ की तरफ से दे दो, है ना। तो इसका मतलब जो आप मास ले रहे हो, यहाँ पे मास भी लिख सकते हो, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आप यहाँ से अपनी कॉलोनी के बाहर निकले, अपनी कॉलोनी से अपने घर की मार्केट पे गए, घर के पास जो मार्केट है, फिर वहाँ से मेन मार्केट पे गए, तो आपने टोटल पाथ कवर कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से दिल्ली गए तो आपने सीधा रास्ता, जो भी आपका रास्ता गया, इधर उधर मुड़ते हुए आपने वो ट्रैवल करा, आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ पे हैं अपने रूम में आग बंद करें और यहाँ से अपने गेट तक जाएं, तो आप क्या करोगे, जस्ट यू विल बी क्लोजिंग योर आईज, यू विल बी टचिंग एवरीथिंग एंड यू विल बी रीचिंग टू योर गेट, पहुंच जाओगे ना, क्योंकि इतना आइडिया सबको होता है। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूँ कि एक जंप में आप जस्ट पूरा आपका घर ओपन कर दिया, हमने छत हटा दी, पूरा ओपन ग्राउंड कर दिया, अब यहाँ से आपको जंप मार के एक राउंड में गेट तक पहुँचना है, विल इट बी पॉसिबल। इवन मैंने आपको बता दिया कि आपको 10 मीटर जंप मारनी है और आप अपने गेट पे पहुँच जाएंगे, तो क्या पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, आपको पता तो है कि 5 मीटर पे या 10 मीटर पे आप वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको क्या नहीं पता,
डायरेक्शन नहीं पता, आप इधर को जंप करेंगे, मैंने आपको ऐसे कहा, मैंने कहा 2 राउंड घूम जाओ, इतना कितना भी घुमा के आपको रोक दिया। अब मैं कहूँ इस जगह से आपको जंप करनी है, अब आप जंप कहाँ को करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप सीधे जंप करो, बैक साइड जंप करो, आप जंप कहाँ को करोगे, है ना। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू इन विच डायरेक्शन यू विल बी मूविंग। तो देखो, जब आप जंप करके जा रहे हो अपनी पोजीशन से अपने घर के गेट तक, वो क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, जबकि आप डिस्टेंस जब जा रहे थे, अंदर ही अंदर जा रहे थे और पूरा रास्ता ट्रैवल कर रहे थे, उसमें आपको क्या नहीं चाहिए थी, उसमें आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए थी। तो ये डिफरेंस है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन चाहिए, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जबकि डिस्टेंस में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत देर तक काम आने वाला है आपके साथ। तो हमने बात करी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, हमने बात करी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि ये भी समझ में आ जाए। पूरी डिटेलिंग तो हम बाद में बात करेंगे इसकी, स्केलर वेक्टर की, स्पेशली मोशन इन अ प्लेन में। यहाँ हम हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं। अच्छा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में पहले ये वेक्टर के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले में आते हैं, क्योंकि इसमें भी वेक्टर इंक्लूडेड है। तो आपको जैसा बेटर लगे आप ऐसा पढ़ लें, मैं तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी आपकी जैसी मर्जी आप वैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक हो गया। सो फटाफट मैं वो बता दे रहा हूँ जो हमारा 9th के स्टैंडर्ड का था, ताकि हम जब कल दोबारा लेक्चर लें तो ये बेसिक चीज़ों में दोबारा ना आए, हम ग्राफ में आएँ और चीज़ों में आएँ, नई चीज़ों में आएँ। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी क्या थी, स्पीड वेलोसिटी क्या थी। स्पीड का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का टोटल पाथ था। ऐसे ही एक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए भी तो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो वो कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होगा। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर होगा, डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम जब आप टाइम देखते हैं किसी भी डायरेक्शन से देखें एक सा दिखता है, तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। और ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टाइम स्केलर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं जो 9th में पढ़ा था। अच्छा, 9th में बहुत टाइम लगता था पढ़ने के लिए, यहाँ पे देखो हम कितने फटाफट इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक आखिरी टॉपिक आपका जो बचा था, जो 9th में आप पढ़ते थे इनके साथ साथ, वो था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी आप अपनी वेलोसिटी में चेंज लाते हैं तब एक्सेलरेशन होता है। आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन 0। इवन एक्सेलरेशन का मतलब ही है चेंज इन योर वेलोसिटी और स्पीड। जब तक आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा आप एक्सेलरेशन बोलेंगे ही नहीं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेटर देते हैं स्कूटर का, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेटर देते हैं, उसका नाम एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेटर इसीलिए उसका नाम पड़ा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन लिखिएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। अल्फाबेटिकली u पहले आता है, v बाद में आता है, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा ना। क्लियर है ना, ये मैं बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, 11th वाले कंसेप्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसको एक तरीके इसका रिवीजन समझिए 9th का। अल्फाबेट में u पहले, v बाद में। v को हम वेलोसिटी से डिनोट करते थे, अब मुझे 2 वेलोसिटी लेनी है, फाइनल और इनिशियल। तो मैंने देखा अल्फाबेट में u v से पहले आ रहा है, तो u को इनिशियल ले लिया, v को फाइनल। तो v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट, अब हमें डायमेंशन एनालिसिस पता है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, फाइनल की हो या इनिशियल, तो v माइनस यू की भी कितनी होगी, मीटर पर सेकंड, टाइम की कितनी होगी, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और इसका भी सेकंड, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सिंस 11th में हैं तो ऐसा भी लिखना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कैसा कैसा होता है। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कब? जब v माइनस यू अपॉन टी या v ग्रेटर देन u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन, देखो a पॉजिटिव है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट v माइनस यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0 और v माइनस यू इज ग्रेटर देन 0 और v इज ग्रेटर देन u। तो v किससे बड़ा है? इसे नीचे कर लो, v किससे बड़ा है? u से। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। वहीं जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो इसका एक और नाम होता है और वो नाम होता है डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की। सेल आई रेज इट। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और डी एक्सेलरेशन की। ए इज नेगेटिव, इसको हमने क्या बोला? नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, एक्सेलरेशन लेस देन 0 है तो क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी इज लेस देन 0। ये कब पॉसिबल है? जब v माइनस यू इज लेस देन 0 और v इज लेस देन u। तो जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तब हम कहेंगे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, है ना। अब तीसरा केस, अच्छा इसका नाम क्या बोला मैंने? डी एक्सेलरेशन, ठीक है। एक और नाम आता है रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन लिख लीजिएगा, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों क्या है? सेम। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपने देख लिया। अब लास्ट, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन कितना है? अगर 0 है तो v माइनस यू अपॉन टी कितना है? 0 है, यानी कि v कितना है? u। यानी कि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये याद रखना है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 0। तो ये था आपका काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है? कौन से फिजिक्स के पोर्शन की ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो वो आप पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब आप ऐसी कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ेंगे मैकेनिक्स की, उसमें आपको ये सारी चैप्टर्स मिलेंगे, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। ये दोनों काइनेमेटिक्स में आते हैं और वो दोनों इसमें डायनेमिक्स में। ओके, सो हैव अ डायनेमिक पर्सनैलिटी रादर देन अ स्टैटिक पर्सनैलिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।